हेलो। आज हम क्लास 10th की डेस्क वर्क है सामाजिक विज्ञान की वो करेंगे। उसका मॉडल पेपर है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसमें कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर दे। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ? कांग्रेस अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ? लाहौर में। इसकी महत्ता इम्पोर्टेंस। फिर जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? वो किसका है? बहादुरी का। बलूत यानी कि बहादुरी से याद रखो। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुई? इससे आर्थिक संगठन जो इम्पोर्टेंस वाले हैं वो कौन से? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। फिर लो एस किस प्रकार का संसाधन है? वो कौन सा है? अनवीकरणीय। वापस उसको नवीकरणीय नहीं कर सकते। एक बार निकालिए उसका वापस पुनरुपयोग वापस जमीन समय वो प्राप्त नहीं हो सकता। इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा यानी कि रेतीली मृदा वो कहाँ? राजस्थान में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी अधिकार को कितने हिस्सों में बांटा गया? 3 में। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि समाज द्वारा, देखो लैंगिक विभाजन अंतर क्या है इसमें कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? मध्य आय वर्ग वाला कुछ में देखो कौन से? जापान देखो विकसित है, ज़्यादा आय है। चीन की भी ज़्यादा है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी ज़्यादा है। तो किसका हो गया? भारत। औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पाया गया है? औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सेकंड देखो प्राथमिक वाले में कृषि हो गया, खनन हो गया, ये क्षेत्र हो गया। तृतीयक में सेवा क्षेत्र हो गया। चतुर्थ में उसके बाद वाला क्षेत्र है सेवाओं के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर और वैसा चीज़ें सारी। तो द्वितीयक क्षेत्र। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? वैश्वीकरण। दूसरा सवाल है खाली स्थान भरना है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। भारत में कुल 24.56% भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो कुल कितना है भारत, कुल कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, जिसमें भारत के पास कितना है? 24.56। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था में यहाँ से आपको फिर उसके बाद में अगला है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। मानव विकास का आधार क्या है रिपोर्ट में? शैक्षिक स्थिति होगी, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग इसमें उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवा का मूल्य क्या कहलाया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। घर के अंदर उत्पाद होने वाले सकल मतलब ओवरऑल। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न किसको कहते हैं? गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया। गिरमिटिया यानी कि जो भारत में जो श्रमिक थे उनको दूसरे देशों में लेके गए तो उनको क्या बोले जाते हैं? गिरमिटिया। वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं? वीटो पावर वो होती है जिसमें देखो जिसके सारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का आधार बन जाती है। वीटो यानी कि किसी के पास स्पेशल पावर है। हमारे पास देखो विशेष अधिकार, किसी एक के पास मान लो कोई प्रस्ताव पारित करने 5 जने, उसके अंतर्गत क्या होगा? कोई एक भी सदस्य उसके खिलाफ वोट देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। ठीक है। यह कथन किसका? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि फ्रांस की स्थिति तब बहुत अच्छी थी। ये किसने बोला था? मेटरनिख ने। तो बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय बताइए। देखो बाढ़ नियंत्रण, पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो बाढ़ आ जाएगी तो उसको रोकने के लिए क्या? बांधों का निर्माण कर दीजिए। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? देखो उत्तर पूर्वी यानी कौन से हो गए? असम हो गया, मेघालय हो गए, वो अरुणाचल प्रदेश हो गए। तो इन देशों में कौन सी? देखो कर्तन यानी कि काट के दहन, उनको जलाने वाली फसलों को क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि। ताकि वहाँ फटाफट मतलब झूमिंग कृषि याद रखना, काट के उसका फिर फटाफट कर देते हैं। किसी एक रेशे वाली फसल का नाम लिखिए। रेशे यानी कि जिसमें से धागे बनते हैं। धागे कौन से? कपास होगी। बेल्जियम में 1970 से 73 के बिल की कुल कितने संशोधन किए गए? 4 संशोधन। ठीक है। फिर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? जब सत्ता यानी शासन करना, उसको केंद्रीकरण से नहीं, अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड कर देना। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं।
यानी कि शक्तियों का विभाजन कर देना। कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों में क्या समानता है? ये तीनों क्या करते, नस्ल आधारित भेदभाव के विरुद्ध थे। ये नहीं चाहते थे कि भेदभाव किया जाए। नवीकरणीय साधन तथा गैर नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय साधन जो वापस उनका यूज कर सकते हैं, जैसे वन है, वन से हमें देखो चीजें मिली, वापस हमें वो चीजें वापस मिलती रहती है, ठीक है। गैर नवीकरणीय साधन खनिज तेल, अपन ने एक बार निकाल दिया, उसके पश्चात उस जमीन में और तेल नहीं हो सकता वहाँ पे। अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय बताइए। जैसे कई खेतों की सिंचाई हेतु एक नए बांध का निर्माण करना। अतिरिक्त रोजगार, देखिए खेत में सिंचाई हेतु एक बांध बनाए तो बांध का और यूज हो सकता है कि जैसे मछली उत्पादन के लिए हो गया, पानी के अंदर और सब्जियां वब्जियां उगा सकते हैं, तो वो इसके अतिरिक्त पैसे मिलेंगे और अतिरिक्त रोजगार हो जाएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? प्रौद्योगिकी, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इस वजह से क्या वैश्वीकरण से हम हर जगह हमारी पहुंच हो गई। फिर खंड ब कौन सा है? लघुतरात्मक प्रश्न के रेशम मार्ग से किन किन वस्तु का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से, रेशम देखो चीन से इंपॉर्टेंस है इसकी, चीन से स्टार्ट होता है। चीन क्या करता था? रेशम, चाय, मतलब रेशम बेचता था, इसी वजह से उसका नाम क्या हो गया? रेशम मार्ग। रेशम, चाय और चीनी, मिट्टी के बर्तन, मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर दुनिया के दूसरे भागों में बेचता था। और रोम से सोना, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने आदि एशिया महाद्वीप में आते थे। इस मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी साथ साथ होता था, ठीक है। वीना संधि के प्रमुख उद्देश्य बताइए। इस संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस संधि का प्रमुख उद्देश्य उन समस्त परिवर्तनों को समाप्त करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। यानी कि वीना संधि का नेपोलियन युद्ध के पश्चात हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए पूर्व वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित करना था। वीना मैंने नेपोलियन का जब शासन खत्म हो गया, उसको हरा दिया गया, वापस उसको वाटरलू की पानी लड़ाई में हार गया, तब उसके बाद में उन देशों ने सबने संधि करी, उसमें फ्रांस की स्थिति डाउन करनी थी। तो क्या किया, जब फ्रांस के दौरान हटा के जो नेपोलियन ने हटा दिया था क्रांति के समय बुर्बो वंश के, तो उस समय उनको पुनर्स्थापित किया। फ्रांस को उन प्रदेशों से वंचित करना जिन पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। फ्रांस की सीमाओं पर अनेक राज्यों की स्थापना करना ताकि भविष्य में फ्रांस अपने साम्राज्य का विस्तार न कर सके। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ में स्थापित किया था उसे बनाए रखना। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ? देखो अभी ये इंपॉर्टेंस है क्योंकि देखो 13 अप्रैल कब है? कल है 13 अप्रैल, आज 12 हो गई, कल 13 है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस दिन अमृतसर के आसपास के कई गांवों के लोग जलियांवाला बाग मैदान में एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों ओर से बंद था। अंग्रेज अफसर के आदेश पर सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मरे गए और अनेक घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास का सर्वाधिक दर्दनाक घटना है। इस घटना ने समग्र भारत को अंग्रेज विरोधी बना दिया। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है? जून 1992 में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से हुआ। कौन सा हुआ? देखो पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए ब्राजील के शहर, कौन सा? ब्राजील के शहर कौन सा? रियो डी जेनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 100 से अधिक देश शामिल हुए 1992 में। इस सम्मेलन एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीकरण, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए। यही घोषणा पत्र एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य भूमंडलीकरण, जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकना, जैविक विविधता, पर्यावरण संरक्षण के उपाय करना और भूमंडलीकरण सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना है। यानी पृथ्वी को बचाना 1992 में हुआ है। 100 से अधिक देश शामिल हुए और एजेंडा 21 क्योंकि 21वीं शताब्दी आ रही थी, तो इसलिए 21वीं शताब्दी में हमें क्या क्या काम करना है, तो उसके मामले में जैव विविधता यानी कि पेड़ पौधों जंतुओं को बचाए रखना। फिर आया अगला सवाल है कि संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संकटग्रस्त जातियां कौन सी होती है? जातियों में दोनों आती है, पादपों की भी और वन्यों की, मतलब पेड़ पौधों की भी और जीव जंतुओं की भी। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। जिन विशेष परिस्थितियों के कारण उनकी संख्या कम हुई है, यदि उन पर नियंत्रण स्थापित नहीं होता है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। इन जातियों को संरक्षण द्वारा बचाया जा सकता है, जिससे विशेष प्रयासों से इनमें वृद्धि संभव है। मतलब उनको बचाए रखना और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना।
उदाहरण के लिए कौन सा हो गया, काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, गेंडा हो गया, गोंडावन हो गया। इनकी संख्या कम हो रही है, लोग इनको शिकार कर रहे हैं, तो इनको बचा के रखना। शेर की पूंछ वाला बंदर, संगाई मणिपुरी हिरण। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। कृषि है खेती, खेती पर वैश्वीकरण क्या प्रभाव हुआ। भारतीय कृषि में वैश्वीकरण का प्रभाव यह हुआ, वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत क्या कर रहा है, चावल, कपास, चाय, कॉफी, रबड़, जूट और मसालों का प्रमुख उत्पादक देश होने के बावजूद विकसित देशों से